सैम्पल स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन कवर कर दिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दी सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि हम लोगों ने समझा था, एनिमल सेल का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो अब सेल वॉल के ऊपर जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, सेल वॉल प्लांट सेल का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाएगा। पहली है बात, इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए प्लांट सेल। और जैसा कि सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने देखा था, वो एक लिविंग कंपोनेंट है। सेल वॉल बाय नेचर नॉन लिविंग होती है, इसका नेचर एक नॉन लिविंग नेचर है। तो फिर इस बात से एक मतलब ये निकलता है कि क्योंकि इसका नेचर नॉन लिविंग है, ये अक्रॉस दी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी डेवलप नहीं करेगी। सेल मेम्ब्रेन के तो स्ट्रक्चर्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन चले जाते थे। हम लोगों ने दो बातें सीखी थी, जब अक्रॉस दी मेम्ब्रेन किसी मॉलिक्यूल को मूव करना हो, एक चीज इंपॉर्टेंट होती है ग्रेडियंट अच्छा हो, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी डेवलप हुई हो, और दूसरी अहम बात ये होती है कि अगर अक्रॉस दी मेम्ब्रेन से मूव करना है तो कॉम्पोजिशन के अंदर उसका लाइक मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल पे प्लेस करके देखा था कि कार्बोहाइड्रेट से लिपिड्स इजीली जा रहा था, मगर प्रोटीन के कंपोनेंट का डायरेक्ट पार्ट नहीं था, तो प्रोटीन को रिक्वायर थी असिस्टेंस, तो वो कैरियर की हेल्प से मूव कर रहा था। तो सेल मेम्ब्रेन का तो नेचर ही नॉन लिविंग हो गया, और जो नॉन लिविंग मेम्ब्रेन्स होती हैं ये बिल्कुल भी असिस्टेंस नहीं देती इन ट्रांसपोर्टेशन या अक्रॉस दी मेम्ब्रेन मूवमेंट आकर नहीं होने देती। तो आगे जाके हम लोग समझेंगे कि अगर ये नॉन लिविंग है, तो अगर किसी चीज को किसी प्लांट सेल के अंदर एंटर होना है, या किसी चीज को अगर किसी प्लांट सेल को लीव करना है, तो एंट्रेंस के लिए और लीव करने के लिए फिर प्लांट सेल में कैसे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। एनिमल सेल में तो लिविंग नेचर सपोर्ट कर रहा है, मगर प्लांट सेल के अंदर फिर कैसा नेचर होगा या कैसी मूवमेंट आकर होगी। देन लाइक सेल मेम्ब्रेन, इसका जो बेसिक फंक्शन है, फंक्शन इज टू provide structural and functional framework to the cell। यानी सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। किसी भी सेल का स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क रेगुलेट कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा है इसकी सेल वॉल। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इसका मेन कॉम्पोजिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी इसकी कॉम्पोजिशन में सबसे अहम चीज जिसकी मौजूदगी लाजिमी होनी चाहिए वो है सेलुलोज। सबसे मेन कॉम्पोजिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल का, वो होता है सेलुलोज। कॉम्पोजिशन में और बहुत सी चीजें मौजूद हैं, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो सेलुलोज को मिली है। इसकी कॉम्पोजिशन में अदर देन सेलुलोज जो चीजें मौजूद होंगी वो होगा हेमी सेलुलोज। हेमी मींस पार्शियल सेलुलोज मौजूद होगा। पेक्टिन मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन के होते हैं। लिग्निन के मॉलिक्यूल्स होंगे, लिपिड्स के होते हैं। मगर इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सेलुलोज है। सेलुलोज की प्रेजेंस सेल वॉल में होना सबसे ज्यादा नेसेसरी पार्ट है, इसकी मौजूदगी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सेल वॉल के कंपोनेंट्स देखें
सेल वॉल में कंपोनेंट्स हैं, ये कितनी लेयर्स हैं, तो सेल वॉल के अंदर 3 लेयर्स मौजूद हैं। पहली लेयर प्राइमरी लेयर है, दूसरी लेयर सेकेंडरी लेयर है, और तीसरी जो लेयर है दैट इज मिडल लैमेला। ये 3 अहम लेयर्स सेल वॉल के अंदर मौजूद हैं। थोड़ी देर में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि मिडल लैमेला जो है ये कोई एक्चुअल लेयर नहीं है। इस सेल वॉल के पास 2 इंपॉर्टेंट लेयर्स मौजूद होंगी, एक प्राइमरी लेयर होगी, दूसरी सेकेंडरी लेयर होगी। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें, 2 सेल्स को, प्लांट सेल्स को अगर हम लोग आमने सामने रखें तो इन प्लांट सेल्स में पहले उनकी एक आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज द प्राइमरी लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये प्राइमरी लेयर होती है, और प्राइमरी लेयर के बाद जो सेकेंड लेयर कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती है ये सेकेंड लेयर कहलाती है सेकेंडरी लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्राइमरी है, और जो लेयर उसके बाद लगी हुई है ये सेकेंडरी लेयर है। प्राइमरी लेयर की अगर हम लोग कॉम्पोजिशंस और प्रॉपर्टीज देखें प्राइमरी लेयर कंपोज हुई भी है, मैंने कहा था सेलुलोज का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपोज हुई भी है ऑफ सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन सब्सटेंसेस। 3 चीजों से ये कंपोज हुई है। ये बनी है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से। ये ऐसी लेयर है, आप लोकेशन वाइज भी देख सकते हो, सबसे आउटर मोस्ट है। इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, आउटर बाउंड्री के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है। और प्राइमरी लेयर इनिशियली थिन होती है और इलास्टिक होती है इनिशियली, मगर जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे थिकन होती चली जाएगी। इनिशियली तो थिन है, मगर लेटर ऑन जैसे जैसे थिक होगी, जैसे जैसे मैच्योर होगी, वैसे वैसे थिकर अपीयरेंस में आती चली जाएगी। जैसे जब थिक होगी तो ये ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर पाएगी, ज्यादा अच्छी शेप मेंटेन कर पाएगी। बट जब इनिशियली थिन होगी तो इतनी अच्छी शेप मेंटेनेंस फिर ये नहीं कर पा रही होगी। अब ये जो 2 चीजें हैं सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, ये प्राइमरी लेयर के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सेलुलोज जो है ये फॉर्म करता है
फॉर्म फाइबर्स, और जो हेमी सेलुलोज है ये फॉर्म करता है फ्लूइड्स कॉल्ड मैट्रिक्स। हेमी सेलुलोज का काम है प्राइमरी लेयर के अंदर फ्लूइड डेवलप करना, और सेलुलोज का काम है प्राइमरी लेयर के अंदर फाइबर्स बनाना। जैसे अगर मैं यहां से प्राइमरी लेयर को एक्सपोज करूं, ओपन अप करूं, इसको कट सेक्शन में कट कर लूं, तो प्राइमरी लेयर को कट करने पर जैसे ये प्राइमरी लेयर आ गई, तो प्राइमरी लेयर के इंटरनली इस सेलुलोज ने बनाए होंगे अपने फाइबर्स लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स ऑफ सेलुलोज आर एट इर्रेगुलर एंगल्स। फाइबर्स जो लगे हुए हैं वो इर्रेगुलर एंगल्स के ऊपर लगे हुए हैं, कंटिन्यूस नहीं है, जैसे पैरेलल नहीं लगे सारे एक दूसरे के। जितना भी फाइबर लगा हुआ है, सारा का सारा फाइबर लगा हुआ है एट इर्रेगुलर एंगल्स। सारा फाइबर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लगा हुआ है, और ये जो हेमी सेलुलोज है जिसने फ्लूइड बनाया है, ये फाइबर सारा का सारा उस फ्लूइड के अंदर डिप्ड है। सारा का सारा फाइबर हेमी सेलुलोज के बनाए हुए फ्लूइड के अंदर डिप्ड है। अब यहां सारा फाइबर है, ये फाइबर प्राइमरी लेयर को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी लेयर को स्ट्रेंथन भी करता है, और इसके इंटरनली यहाँ सारा फ्लूइड मौजूद है जिसमें ये फाइबर डिप्ड है। इसके अंदर ये फाइबर सारा पाया जा रहा है। इंटरनली यहाँ यानी बिल्कुल सेल के अंदर यहाँ भी एक फ्लूइड मौजूद है। ये सेल का अपना फ्लूइड है, यानी प्लांट सेल का फ्लूइड है। ये फ्लूइड एक लिविंग फ्लूइड है, लिविंग फ्लूइड कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और दो फ्लूइड्स आ गए, एक फ्लूइड वो है जो कि यहाँ प्राइमरी लेयर्स के अंदर मौजूद है, और एक फ्लूइड वो है जो कि यहाँ सेल के अंदर मौजूद है। जो फ्लूइड सेल के अंदर मौजूद है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, और जो फ्लूइड प्राइमरी लेयर के अंदर मौजूद है उस फ्लूइड का नाम है मैट्रिक्स। मैंने लिविंग फ्लूइड जो है वो फिलहाल प्रोटोप्लास्ट को बोला है, मैट्रिक्स को नहीं बोला। और मैट्रिक्स को बनाने वाला सब्सटेंस हेमी सेलुलोज है, और मैट्रिक्स के अंदर जो फाइबर्स है वो सारे के सारे सेलुलोज की। ऐसी बात है जैसे नूडल्स हम को किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दो, तो नूडल्स फिलहाल मैं फाइबर्स को कहना चाह रहा हूँ, और लिक्विड जो भी फ्लूइड होगा जिसके अंदर उसको डिप किया गया। तो एक अहम बात कि प्राइमरी लेयर के बाद देखो सेलुलोज आ गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉम्पोजिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सेलुलोज की है। तो प्राइमरी लेयर तो बनी है सेलुलोज से। अब अगर हम जाएं टुवर्ड्स सेकेंडरी लेयर, तो पोजीशन वाइज सेकेंडरी लेयर प्राइमरी लेयर के अंदर मौजूद है। जैसे प्राइमरी लेयर तो सबसे बाहर मौजूद थी, इट्स बीन फाउंड inside the
प्राइमरी लेयर, ये प्राइमरी लेयर के इनसाइड पाई जा रही है। देन कॉम्पोजिशन देखते हैं, इट इज कंपोज्ड अप ऑफ सेलुलोज, वेरिंग मिक्सचर ऑफ सेलुलोज। जो वेरिंग मिक्सचर अगर कह रहा हूं ना तो कहीं ना कहीं हेमी सेलुलोज की बात हो रही है, दैट इज पार्शियल सेलुलोज, उसके अंदर कोई ना कोई चीज मिक्स अप हो रही है। एंड लिग्निन, ये वो सारी चीजें कॉम्पोजिशन में से कवर हो गई हैं। सेलुलोज भी आ गया है, हेमी सेलुलोज भी आ गया प्राइमरी लेयर में, पेक्टिन भी आ गया प्राइमरी लेयर में, और अब लिग्निन भी आ गया सेकेंडरी लेयर में। सेकेंडरी लेयर के अंदर सेलुलोज है, मिक्सचर ऑफ सेलुलोज है, और लिग्निन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लिग्निन्स आर फैट्स। तो सेकेंडरी लेयर जो है वो पाई जा रही है इनसाइड प्राइमरी लेयर। तो इसकी कॉम्पोजिशन में भी हम लोग देख रहे हैं सेलुलोज आ गया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मौजूद है। अब अगर तीसरी लेयर के ऊपर बात करें, दैट इज द मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला मौजूद है इन दोनों सेल्स के दरमियान में, या मिडिल लैमेला को अगर मैं डिफाइन करूं ना तो it behaves as a cementing layer. It behaves as a cementing layer between two cells. ये behave कर रहा है as a cementing layer between two cells. So ये एक सेल है, दूसरा सेल है, तो मिडिल लैमेला ये दो सेल्स हैं, इसके दरमियान भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद होगा, इस तरह से हर जगह मौजूद है। एंड इट बिहेव्स एज ए सीमेंटिंग लेयर। जैसे दो सेल्स को जोड़ने, दो ब्रेक्स को जोड़ना है, दो ब्रेक्स को जोड़ने के लिए आप उसके बीच में सीमेंट लगा दोगे, ऐसे ही दो सेल्स को जोड़ना है, दो सेल्स को जोड़ देने के लिए आप उसके दरमियान में क्या लगा दो, मिडिल लैमेला। दैट मींस the two cells are separated when middle lamella is dissolved. ये दोनों के दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे जब मिडिल लैमेला को क्या कर देंगे, डिसॉल्व। अब ये डिसॉल्व क्यों हो पा रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मिडिल लैमेला की अगर कॉम्पोजिशन देखें, इट इज कंपोज्ड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। ये कैल्शियम के और मैग्नीशियम के पेक्टेन मॉलिक्यूल से बनी हुई है। देखो सेलुलोज नहीं आया, वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इन डेवलपिंग सेल वॉल, तो मिडिल लैमेला के पास वही वाला कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। फिर एक और अहम बात कि मैं क्यों कह रहा हूं मिडिल लैमेला सेल का लेयर कंपोनेंट नहीं है। जैसे ये एक सेल है और यहां लगी हुई मिडिल लैमेला। अगर मैं सेल की प्राइमरी लेयर को खत्म करूं, ये वाली लेयर खत्म कर दूं, सबसे पहली वाली प्राइमरी,
ये सारा का सारा फ्लूइड एस्केप करके बाहर आ जाएगा। मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, इस फ्लूइड ने बाहर निकल जाने, जब वो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री वो खत्म हो जाएगी। प्राइमरी लेयर को खत्म करने का स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ रहा है। सेकेंडरी लेयर को अगर खत्म करो तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है और जो मैट्रिक्स है ये आपस में मिक्स अप हो जाएगा। इसने आपस में मिक्स हो जाना है, जब ये आपस में मिक्स हो जाएगा तो ये दोनों फ्लूइड्स मिक्स होने पर कोई थर्ड फ्लूइड डेवलप कर रहे हैं जो कि सेल वॉल का एक्चुअल फ्लूइड नहीं होगा। ये भी मसले की बात हो जाएगी। तो सेकेंडरी लेयर को भी खत्म करने में फर्क पड़ रहा है। बट अगर मैं सिर्फ मिडिल लैमेला को हटाऊं, मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर दूं तो सिर्फ क्या होगा, ये वाला सेल सेल से सेपरेट हो जाएगा, ये वाला सेल इस वाले सेल से सेपरेट हो जाएगा। सिर्फ सेल्स की सेपरेशन हो जाएगी, सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे मगर जो एक्चुअल प्लांट सेल की शेप है उसी में रहेंगे, सिर्फ सेपरेट हो रहे। किसे हटाने पर? मिडिल लैमेला। दैट मींस कि मिडिल लैमेला के हटने पर सेल के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क क्या पड़ा, ये दोनों सेल सेपरेट हो गए, अलग अलग हो जाएंगे मगर रहेंगे अपनी ओरिजिनल शेप्स के अंदर ही। तो मिडिल लैमेला का स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा सेल वॉल जो होती है उसका काम होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क देना। तो मिडिल लैमेला इतना कुछ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी ही दे रहा सेल को कि इसको हटाने पर सिर्फ सेल्स सेपरेट आउट हो रहे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। देखो मैं कह रहा था कि एक्चुअल लेयर्स दो हैं, वो दो लेयर्स हैं प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर। हाँ, मिडिल लैमेला जो है ये सिमेंटिक लेयर की तरह जरूर बिहेव कर रही है, एक ऐसी लेयर की तरह जरूर बिहेव कर रही है दैट एडजॉइंट्स टू सेल्स, दो सेल्स को जरूर जोड़ रही है। बट मिडिल लैमेला हरगिज ऐसा नहीं कर रही कि मिडिल लैमेला के हटने पर सेल के स्ट्रक्चरल या फंक्शनल फ्रेमवर्क पे कोई फर्क पड़े, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक आखिरी बात कि एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कैसे कर रहा है जब सेल वॉल का नेचर डेड है। उसमें होता क्या है, जब ये फाइबर्स लगते हैं सेलुलोज के तो ये सेलुलोज फाइबर्स अपने अंदर कुछ स्पेसेस एम्प्टी छोड़ते हैं, गैप्स होल्स एम्प्टी छोड़ देते हैं अपनी डेवलपमेंट के बाद। ये जो स्पेसेस हैं, ये जो गैप्स हैं जो इनके दरमियान में वेकेंट रह जाते हैं और यहां होल्स डेवलप हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, अगर इस सेल को कोई भी चीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां भेजनी है तो ये भेज पाएगा थ्रू दीस होल्स, थ्रू दीस पोर्स। इन होल्स या इन पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगी। इन होल्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होगा, कोई भी चीज इस सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेट कर पाएंगी, यानी यहां से परमेबिलिटी डेवलप होगी। परमेबिलिटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं, परमेबिलिटी के लिए पोर या पोर एरिया क्रिएट हुआ है और उस पोर या उस पोरस एरिया में से ही कोई चीज ट्रांसपोर्ट होकर जा पाएगी टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से सेल वॉल के अंदर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है। प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगा तो सेल वॉल बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करेगी। बुक्स में और पेज नंबर 60 फंक्शंस पे, सॉरी 61 लिखा है, इट परफॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड गिव्स a definite shape and protection to the cell. It acts like a skeletal framework of plant, particularly vascular plants. Vascular plants वो plants होते हैं जिनके पास xylem and phloem मौजूद होता है। vascular bundles जिसे हम लोग कहते हैं, conducting bundles होते हैं। Cell wall provides major supporting framework. Secondly, being hydrophilic in nature, अब ये बड़ी अहम बात है। जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके पास एक स्पेसिफिक एंड था सिर्फ जो कि हाइड्रोफिलिक था, एक हाइड्रोफोबिक एंड था, एक हाइड्रोफिलिक एंड था। मगर सेल वॉल जो है इट्स टोटली हाइड्रोफिलिक इन नेचर and it is capable of imbibing water and thus helping the movement of water and solids towards
प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का मतलब होता है वाटर इनटेक हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली वाटर इनटेक हो सकता है या प्रोटोप्लाज्म तक पहुंच पाएगा। सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं करेगी। सेल मेम्ब्रेन के पास एक ही स्पेसिफिक एंड था, दैट वाज अ हाइड्रोफिलिक एंड, और उसी हाइड्रोफिलिक एंड से सिर्फ वाटर एंटर हो पा रहा था। हाइड्रोफोबिक एंड से कभी वाटर एंटर नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंड नहीं, ये पूरी पूरी लेयर जो है इट्स हाइड्रोफिलिक एंड इट असिस्ट वाटर मूवमेंट। सेल वॉल एक्ट एज ए परमेबल स्ट्रक्चर। क्यों परमेबल स्ट्रक्चर हो रहा है? वाटर मूवमेंट पे सिर्फ वो कह रहे हैं, वाटर मूवमेंट पे इट कैन एक्ट एज ए परमेबल स्ट्रक्चर, मगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट इसके इजी नहीं है, या अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट नहीं असिस्ट कर रहा पाए, क्योंकि इसका नेचर कैसा है? इट इज नॉन लिविंग बाय नेचर। ये एक मसले की बात है। सेल वॉल का जो नेचर होता है ये नॉन लिविंग होता है, बट जो नॉन लिविंग नेचर की मेम्ब्रेन्स होती हैं जैसे सेल वॉल हो गई, ये एक ज्यादा अच्छी आउटर सपोर्ट प्रोवाइड कर पाती है ऑर्गेनिजम्स को। हम लोग के पास जैसे स्किन है, स्किन इज लिविंग बाय नेचर, स्किन के ऊपर एक डेड लेयर हमें दी जाती है, दैट इज क्यूटिकल, केराटिनाइज्ड लेयर होती है, लिपिड से क्रिएट हुई होती है। क्यों दी गई है? ताकि स्किन को भी एक प्रोटेक्शन मिल जाए। अदरवाइज जैसे स्किन का नेचर लिविंग था ना, हमारी स्किन हमें इतनी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो इसी तरह सेल वॉल अगर हम लोग कंपेयर करें टू सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल ज्यादा अच्छा एक प्रोटेक्टिव बैरियर डेवलप कर सकती है इन कंपैरिजन टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इतना अच्छा प्रोटेक्टिव बैरियर डेवलप नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका नेचर लिविंग है, क्योंकि सेल वॉल का नेचर क्योंकि डेड है, ये एक अच्छा प्रोटेक्टिव बैरियर डेवलप कर पाएंगे। इससे ऊपर वाला पैराग्राफ प्रिंट कर रहा हूं, पेज 61 पर लिखा है, इन द सेल वॉल सेलुलोज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, सेलुलोज फाइबर्स ऑफ ईच सक्सेसफुल लेयर लाइज एट डिफरेंट एंगल्स। ये बात करके आप लोगों को समझा रहे थे यहाँ पर कि डिफरेंट एंगल्स पर ये होते हैं, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। At some places in the cell wall, deposition of wall material does not take place. These places are known as plasmodesmata. तो ये जो कुछ होल्स रह जाते हैं इनको कहा जाता है plasmodesmata। Through which कुछ उसमें plasmodemata भी लिखा होता है, desmata की जगह ना plasmodemata मेंशन करते हैं, एक ही बात होती है। Through which cellular content of the neighboring cell remain in communication with each other। तो ये जो होल्स हैं plasmodesmata या plasmodemata, इसके थ्रू जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए जो चीज यहाँ से इधर जानी है, इधर से इधर आनी है, ये होल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये है एंटायर डिटेल अबाउट सेल वॉल। जो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है बेसिकली, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन भी कवर कर लिया, सेल वॉल भी स्टार्ट करके दो बड़े बड़े टॉपिक्स कवर हुए हैं। इस लेक्चर को यहीं सम अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।